नाज़रीन आदाब, नेशनल सिंपोजियम और एग्जीबिशन के दूसरे दिन की कार्रवाई लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कल 22 अक्टूबर था और कल हमने इस एग्जीबिशन और सिंपोजियम का पहला दिन देखा, पहली दिन की तकरीब देखी और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दिन की तकरीब हम आप तक पहुंचाएं। आज भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो बात करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो 1947 को लिखी गई, उस पर बात होगी। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या अहमियत है इन 2 दिनों की, इस सिंपोजियम की, इस एग्जीबिशन की, और उनसे जानेंगे कि इतिहास एक्चुअली है क्या। 22 अक्टूबर को आज हम याद कर रहे हैं। मैं आपको 21 अक्टूबर के उस लेटर का चर्चा मैं कर रहा हूं आपके सामने, जो सिलेक्टेड वर्क्स में उपलब्ध नहीं है। अभी कोई 2 साल पहले 800 फाइल्स का सेट रिलीज हुआ है। उन फाइल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। इसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर मेहर महाजन that please ensure that we do not exceed, इस एक्सेशन को डिले कीजिए। तो एक क्रिटिकल पार्ट है। तो ये हाइपोथेसिस कि एक्सेशन का जो देयर वाज अ पॉलिसी टू दिस कि एक्सेशन हमने डिले करना है, कैजुअल अप्रोच थी। प्राइम मिनिस्टर को लगता है नहीं था कि यानी 21 अक्टूबर तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू डज नॉट सस्पेक्ट एन इन्वेजन, जबकि कश्मीर के अंदर श्रीनगर में मैंने उर्दू प्रेस को भी देखा है, इंग्लिश प्रेस को भी देखा है, कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है, जो सबसे जानी गई सीक्रेट, वो ये है कि बॉर्डर पर बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 18 तारीख का अगर आप ट्रिब्यून देखें तो उसमें डिटेल मिलती है कि 5000 लोग जो है बॉर्डर पर इकट्ठा है। तो ये आश्चर्य की बात है कि 21 अक्टूबर तक भारत के प्रधानमंत्री को यह एहसास नहीं है कि इन्वेजन होने जा रही। पॉइंट नंबर 1, इसी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। 3 जून को ये देश आजाद होता है, आजाद का घोषणा होती है कि जल्दी आजाद होने जा रहा है। हमें मार्च अप्रैल में हमें वो रिपोर्ट्स मिलती हैं कि पाकिस्तान बनने वाले जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान बना नहीं है अभी, जो लीडर्स प्रभावशाली बनने जा रहे हैं वो पाकिस्तान लीडर्स अब से पहले कश्मीर में उन्होंने यूथ को भेजना शुरू कर दिया है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल हैं हयात खान, अपना कॉलेज बंद कर देते हैं और 500-600 स्टूडेंट्स वहां से आकर पहलगाम में टेंट लगाते हैं। क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ के साधन, देखिए कश्मीर एक गरीब प्रांत है। कश्मीरी हजारों साल से कश्मीर में गरीबत, एक मैं आऊंगा इस बात पर थोड़ी देर में कि 2 कश्मीर मानता हूं। एक वो कश्मीर प्रभावशाली लोगों का और एक जन्नत जो 80-90% साधारण कश्मीर है। आपका शिखारा चलाता है, आपकी बोट्स चलाता है, आपकी सब्जी बेचता है। तो ऐसे साधारण कश्मीरी को अपने साथ लगाने के लिए प्रयास किया गया। राइट अप्रैल मार्च में भी हम डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स है हमारे पास। ये जो इन्वेजन का जो प्रबंध हुआ, जो इन्वेजन की तैयारी जो की गई, ये जब हुई जब वो फेल हो गया। वो प्रयास कश्मीरी ने स्वीकार नहीं किया। अभी जिहाद सीन पर नहीं है। अभी साधारण ढंग से फ्रॉम अ वेरी सिंपल मैनर कॉमन साधारण कश्मीरी को कोशिश की जा रही है कि भैया आप पाकिस्तान की सोचना शुरू कीजिए। पाकिस्तान बना नहीं है। तो ये एक बहुत चीज आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अब ये मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक साधारण सा हिस्टोरियन हूं। रेडियो पाकिस्तान की खबरें सुनी आप उस जमाने की, जो रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं, जो स्क्रिप्टेड वर्जन्स हैं। प्रोपेगेंडा डिवीजन है रेडियो पाकिस्तान का। वहां के छात्रों के संगठन है। पाकिस्तान ने अपनी जेल्स में से कैदियों को छोड़ दिया है। इन कबीलों को, सो कॉल्ड कबीले, जैसे कपिल जी ने कहा, तो उनको छोड़ दिया है। जो कश्मीर में बर्बरता हुई उस जमाने में बहुत सा लिखा गया उस पर। कृष्णा मेहता जो जिनके पति वजीर वजारत थे, जो 23 सिपाहियों के साथ जिनकी शहादत हुई, तो वो उन्होंने लिखा है कि बर्बरता का मैं ऐसा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या बर्बरता हुई है। जब भागे कबीले, जब यहाँ से लोग भागने लगे तो इनकी जेबों में से अंग मिले, हाथ कटे हुए मिले क्योंकि चूड़ी निकालने का समय नहीं था। कान कटे हुए मिले इनकी जेबों में से क्योंकि उनके अंदर बालियां थी। भागते भागते उन्हें काटा। तो ये नैरेटिव जो है, एक नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। ये बर्बरता के लिए बहुत कुछ कहा गया है। अनेक लोगों ने, पटवर्धन ने, अब्बास ने, सुहर्दी ने, कृष्णा मेहता की तो किताब ही है बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने फर्स्ट, वो पहली व्यक्ति हैं, उनके वो परिवार पहला व्यक्ति जो कृष्ण गंगा के ब्रिज को क्रॉस किया, वो पहला नैरेटिव उनसे आता है हमारे पास। तो ये प्लानिंग ढंग से जो इन्वेजन हुई है, ये दूसरा प्रयास था। पहला। Let me just start by saying that the most striking aspect of the chain of events
and developments that started on 22nd October 1947 is how these have formed what I call the template for all that has happened in the last 7 decades and more, and is likely to endure for another few decades, because at least I don't see any better sense dawning on the Pakistanis, at least in the foreseeable future. Virtually everything that has happened since those fateful days in the third week of October 1947, in terms of the political strategy, the proxy warfare, military adventurism, diplomatic deception and deceit, media manipulation, building and peddling of patently false and self-serving narratives, the insecurities, delusions and paranoias, and of course, the unfailing capacity of the Pakistanis in general and the Pakistan Army in particular to make monumental miscalculations, read the situation totally wrong, live in a world of alternate reality. All of this is in a sense, gives me a sense of deja vu. It's almost like everything that we see today has happened earlier. The characters may change, the style may change, the tactics may be tweaked here and there, but the essence of the strategy, its substance, is the same. It's almost like a formula Bollywood film coming in a new avatar, or as they say, कि एक नए तरीके से हम उसको deal कर रहे हैं, being resurrected every few years since those fateful days. The surprising thing, however, is that it is not just the Pakistanis who are unimaginative enough to come up with a new script, but also the Indian establishment, and quite like the Indian audiences of Bollywood films, who see the same familiar plot play out, but haven't devised a solid way of ensuring that it does not play out the way it is playing out, and that they take the steps that will ensure that these plots end once and for all. We Indians have short memories. In fact, such short memories that we can even give goldfish competition. Despite having history of over 5,000 years, we tend to become the most unhistorical people in the world. And one instance of this is, of course, the savagery, and let me call it secular savagery, because the tribal invaders who came in 1947 did not make a distinction between Muslims and non-Muslims, and that particular aspect of what happened has simply been forgotten or been brushed under the carpet of history. Also forgotten is the valiant fight that was put up, not just by the soldiers of the Indian Armed Forces, but also by the ordinary people of Jammu and Kashmir. In later years, especially after 1989-90, the same theme was used to recruit jihadists for terrorism in Kashmir. Pakistani media has always been full of lurid and almost always fake news about how Muslims are being denied about their basic rights and dignity, how thousands of women are being raped daily, how tens of thousands of people are being killed, and so on and so forth. Of course, when it comes to what is happening in China or any other place to Uyghurs, then the Pakistani Prime Minister feigns ignorance. He doesn't know what the hell is happening out there. But of course, the propaganda against India remains relentless. There are any number of accounts of jihadists who are caught in recent years, who then say that they were utterly shocked when they entered Kashmir because none of what had been told to them and motivated them to come and carry out terrorism in Jammu and Kashmir was anywhere close to reality. But the propaganda continues relentlessly, even as we speak here today, because similar propaganda is being carried out inside Pakistan over the last couple of years. The second thing which hasn't changed is the mode of funding, which really harks back to medieval times when invading armies and their soldiers were incentivized by the prospect of loot, pillage, plunder, and of course rape and sexual slavery.
This is exactly what happened in 1947. Information on the history of the erstwhile state and currently the Union Territory of Jammu and Kashmir now. We were born in a time when much of our heritage and culture had been destroyed by an insurgency orchestrated by Pakistan. It would be better to say that we have inherited some wrong notions as a generation from our predecessors who had fallen prey to the propaganda of our enemy. So the question that arises is, who is our enemy? We all must know that Jammu and Kashmir was once a free state when the subcontinent of India was under foreign rule. The independent state of Jammu and Kashmir, which most of the separatists like to refer to, was a cheat state born out of a trade of the region of Jammu and Kashmir, which also included Ladakh. British government had sold the land of Jammu and Kashmir to Maharaja Gulab Singh for 75 lakh rupees. The reason was not that Jammu and Kashmir was not a part of India, but it was allowed to be separate for the purpose of acting as a buffer state between British India and its enemies that existed all around its northern and western limits. The life of commoners under the Maharaja rule was miserable. People at the end time of the monarch rule were fighting for a democratic government which would liberate it from the tyranny of the Maharaja rule. Over the past 30 years, our old enemy changed its tactics and came around to haunt the lives of Kashmiris in the form of a proxy war. Pakistan, through the help of its proxies, was able to completely change the situation on ground in Kashmir and used religion as the guiding force to its plans in mobilizing the masses for treason. Indian administration and government was trying to figure out what was happening on ground, but the wall of Article 370 acted as a hurdle in understanding the issue with Kashmir. Kashmiris had turned into communal racists who were made to hate their Messiah, which had appeared in 1947 for rescuing this place from the invader. After being under so much of limelight, what Kashmir had lost is sanity and reason. We as a youth of this place, with the exposure that we have available to us through technology and physical travel, have a responsibility on our heads. This is the time when all the past has come irrelevant as we have entered into a new chapter of our history. The confusion over the identity of Kashmir is now over. We have been integrated with the Union of India at par with any other region in the country. So does this take away anything from us? The answer is a big no. We have been open to a world of opportunities. What was Pakistan's frustration? What Jinnah wanted, in their own words, they say they have got a truncated, moth-eaten Pakistan. What they got as Pakistan was not their dream, was not their map. They couldn't get Hyderabad, they couldn't get Junagadh, they couldn't get Bhopal, they couldn't get Bengal, they couldn't get parts of UP, they couldn't get Kashmir. So they were frustrated what they have to do. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। And why suddenly this immediate thing emerged of Kashmir, immediately, within a month or so, 2 months? Because the boundaries of British India had become the boundary of Pakistan with Afghanistan. And we know that in Northwest Frontier Province, there was a government totally hostile to the Muslim League of Jinnah, of Pasha Ghaffar Khan, who had even stated that if there can be an East Pakistan, there can also be a West India.
who had stated that we will not join Pakistan, you make us independent or you make us join India. And Jinnah and Liaquat Ali and all, they knew that. And then there was this demand for Pathanistan. There was a demand for Pakhtunistan. And documents show that Afghanistan was supporting this demand for Pathanistan. And that is at that time where these Pakistani politicians realized that if this demand for Pakhtunistan is there, if this demand for Pathanistan is there, if these other tribes are rebellious and they want to continue with their independent tribal status, which even now in these regions are, and from that side of India attacks, our existence will be nowhere. What to do? And that is where they converted into a jihadi war. The incidents which took place in northwestern provinces on 8th and 9th September. Don't forget that a big violent incident took place where the supporters of Pathanistan clashed with the Muslim League people supporting Pakistan. This was a major clash. Later on, this clash, after bringing in the concept of jihad and Islam is in danger, was converted against the Hindus and Sikhs in northwest frontier provinces. Don't forget that hundreds of Lal Kurtis of Badshah Ghaffar Khan were murdered by the Muslim League people of Jinnah, who claimed to be running for Islam, and they did it. And that, this, as I was so keen, Mr. Sareen said in this presentation, this psyche continues. If you look at today's Pakistan, it's trying to become an Islamic leader of the world by joining hands with Turkey and all. And my question to that Pakistan is that if you are the leader of Islam, then why did you kill lakhs of Muslims in Bangladesh in 1970, 71? Why do you kill Baloch Muslims every day? Why do you send terrorists across from Pakistan here to kill Kashmiri Muslims here in India? That psyche continues. And it's a power-related psyche. You make an extensive use of religion and religious ideology, making use of that, convert it, and that's what they did with the tribals, that the tribals who used to move into these areas, they were told that the ruler in Kashmir is a Hindu, and the ruler in Patiala is a Sikh, and the partition riots, these are the two who are responsible for that, so you have to do jihad against them. And then special trains were run from up to Rawalpindi. Lorries were run up to Rawalpindi. They were armed, and they were put into action. And all this was known to the British, and all this was known to the Indian government also. It is not that Kabaili suddenly one fine day jumped from the sky into Kashmir. All their movement, all their coming up, everything, intelligence reports were there. And already the stage was being set. You can't isolate what happened in Punch, the Hazara, and all that uprising which took place over there. You can't isolate it from that what was being planned about Kashmir at that time. But that went on. And this kind of a thing, when it continued, the psyche was simple. The psyche was to not only save Pakistan, but the psyche was of using the religious sentiment to increase your power, a thing which Pakistan has successfully used. I would say that the 1947 October attack on Kashmir by Pakistan, and I am deliberately saying Pakistan and not Kabaili, not tribal, not Pathan, because it was a complete attack. So you cannot, you be euphemistic about it and say it was by a bunch of Pathans. मेरा ये मानना है कि वो एक बुरा हमला था और वो हैवानियत का कश्मीरियत पर हमला था और वो जहालत का जहीनियत पर हमला था। तो ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसको याद रखें कि वो आपकी कश्मीरियत पर हमला था। वो किसी ऐसे ही उन्होंने बिना किसी सोचे नहीं किया था, वो काफ़ी पहले से सोच करके चल रहे थे। कुछ मेरे साथ के लोगों ने बताया भी कि ये सोच
आज़ादी से पहले की भी थी और मिलिट्री सोच भी थी। अब चलते हैं हम कि आज एक शख्स की बहुत बात हुई, उसका नाम मकबूल शेरवानी। तो यहाँ जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो मकबूल शेरवानी की बात क्यों हुई? क्योंकि वो एक शख्स था अपने आप में, वो एक भीड़ नहीं था। मैं खाली इस बात को डिलिबरेटली जानबूझ के इतने में ही छोड़ना चाहता हूँ कि वो मकबूल शेरवानी अपने आप में एक दम रखने वाला शख्स था, वो भीड़ नहीं था। वो जो विश्वास करता था उसने वो जिया, उसने उसके लिए गोली खाई, वो सलीब पे चढ़ गया, उसके लिए उसको चढ़ा दिया गया सलीब पे, लेकिन वो भीड़ नहीं था, इसलिए आज उसकी बात हो रही है। तो जो भी चाहता है कि उसकी बात हो, वो भीड़ नहीं होगा, वो खुद होगा, स्वयं होगा, अपना होगा। उस तरह से ये बात आगे बढ़ सकती है। और अब आता हूं मैं आपके पास एक कुछ फैक्ट्स लेकर के, जो कि कश्मीरी रेजिस्टेंस, जो लोकल रेजिस्टेंस था कश्मीरीज का, और इसमें क्योंकि लोगों के नाम आने जरूरी हैं, तो ये फैक्ट बेस्ड है, जितना हो सका सोर्स करके वो मिलाया हूँ आपके सामने, और मैं उसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बीच में जितने मुझे उर्दू आती है उतने में आपको बताऊं। So the Pakistani invaders met with the resistance not only from the Kashmir state forces, which you are aware of, राजा की सेना थी, जिसको एक योजना के अंतर्गत, एक प्लान के अंतर्गत बिखरा दिया गया था पूरे बॉर्डर पे। इस पे मिलिट्री वाले ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। कहीं कहीं गदर हो गई, कहीं पर दंगा हो गया। इस तरह से उनको जितना भी फोर्सेस थे वो बट गए। तो उन्होंने ही नहीं इनको रेजिस्ट किया। There were instances that they put up fight, but also from courageous individuals there was resistance individually. And then there was resistance from the local militia which came to be set up. And local militia जो set up हुआ उसमें शेख अब्दुल्ला का भी एक किरदार था, और local militia बाद में हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा भी बने। Let's start with 1931. There is a conventional history which I, at least in school and colleges, when I wanted to find out about Jammu and Kashmir, the sequence of events that I got was the following: that there are series of incidents in Jammu and Srinagar, couple following the desecration of the holy book. One is basically a property dispute in Udhampur, seemingly unrelated, but on one day matters come to a head. When the police has to take recourse to firing, a large number of people are killed, and then of course there's a massive agitation which goes on for days. Now, one interpretation has been that these incidents were basically a vent for a lot of frustrations that existed particularly in the valley, out of economic, social deprivation, which found expression in these particular events. And the best author to capitulate, basically encapsulate it, put it in short words, is Bajaj. He says, look, what happened in 1931 was not communal. It was not directed against any community. It happened because you had people who were fighting against an oppressive ruling class. Of course, it's couched in so many words. And this was the accepted wisdom for a long period of time. I mean, those who are outside the state and would, the first literature they would try to access about the state would basically contain this particular version. Next slide. Now, there's a counter narrative, because when I came to Jammu and I spoke about what I knew about 1931, I was subjected to counter narrative. First, they say, look, this talk about exploitation, etc., is nonsense, because Maharaja Hari Singh, from the beginning of his reign, had instituted wide-ranging laws and reforms. And it's true. Basically, there were tenancy reforms, there were educational reforms. I mean, there were these schools where people were forcibly sent to schools to study. They say, by and large, it was a British plot. And they say, if you look at the main protagonist, whose trial caused a lot of problems, this Abdul Qadir,
we don't even know where he actually came from. He may have come from Punjab, he may have come from the Swat. What was he? He may have been a cook, he may have been a butler. But he was a cook or a butler of a British army officer, and he had been sent specifically to create turmoil in the valley. Why so? Because if you look at what the Maharaja has been doing ever since he assumed the Gaddi, he had been trying to curb the British influence, which had become a lot during the days of Maharaja Sri Pratap Singh. So if you look at these speeches in the Chamber of Princes, in the round table conferences, the British had made it a point to, to basically bring him down a notch. And then of course you are told that the fact that he chose to make his move, he was arrested for an incendiary speech he made during a meeting organized by Sheikh Abdullah and his group, the Reading Room group. It shows that the Sheikh was on board. सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो 22 अक्टूबर 1947 का नैरेटिव था पाकिस्तान का, इसके पीछे में एक गहरी एक डिजाइन था, एक इल इंटेंशन थी, एक प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग की जो स्रोत है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश स्टेट, ब्रिटिश आर्मी और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की लीडरशिप यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप और जो भी बाकी लीडरशिप थी उस वक्त की, और उसके साथ में पाकिस्तान आर्मी। और ये जो रेडर और कबीलों की बात करते हैं ना हम, ये तो एक उनके एक टुकड़ी थी। तो ये जो नैरेटिव बताया जा रहा है हमको पिछले 70 साल से ज्यादा कि रेडर्स आए थे, कबीले आए थे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे, ये बिल्कुल गलत है। ये सीधे सीधे जो सच्चाई है वो ये है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी, पाकिस्तान लीडरशिप, पाकिस्तान आर्मी और उनकी ये साठ गांठ थी, एक गहरी सोच थी, एक नफेरियस डिजाइन था। और देखिए जिस प्रकार से अभी सच्चाई अपने आप से निकल के आ रही है, पाकिस्तान के ही जो मेजर अकबर खान है, जो उन्होंने अभी अपनी किताब लिखी है हाल ही में, और किस प्रकार से उन्होंने एकदम, उन्होंने भी सोचा होगा कि अभी जा रहे हैं ऊपर में तो अभी सच बोल देते हैं। उन्होंने जो सच बोला है उस सच के अंदर में ब्रिटिश, पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई सबके सामने में आ गई। यह जरूरी है कि मेरे सामने में जो यूथ, जो मोहतरमा, जो वुमेन पावर बैठी हुई है कश्मीर अवाम की, आपको मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। यह सबसे बड़ी बात है। देखिए एक आज के दिन में एक बात बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई लद्दाख में, लेह में कहा, उन्होंने कहा एलएसी, एलओसी, विस्तारवाद, टेररिज्म और लद्दाख का जिक्र किया। 5 चीजें, और 5 चीजें में ही एक गठबंधन, नापाक गठबंधन। ये जो कॉल्यूसिवनेस है चाइना की, पाकिस्तान की, मैं ऐसे सोचता हूं, मैं जब बहुत बारीकी में जाता हूं हर एक तिथि जो भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में सही है, तो मेरे को लगता है कि ये जो 22 अक्टूबर है इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ में गठबंधन अवश्य था। लेकिन दिमाग में आता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि उनका गठन तो 1948 में हुआ था, लेकिन सोच तो पहले थी। देखिए बारीकी से अगर आप सोचें, इधर में 22 अक्टूबर 1947 भारत के ऊपर इन्वेजन किया कश्मीर के वेस्ट पे, उधर 1915 में तिब्बत का एनेक्सेशन शुरू हुआ, अर्ली 50s के अंदर में साइचिन में आए कश्मीर के ईस्ट में। ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये तो सोची हुई एक कॉल्यूसिवनेस है। ये नैरेटिव क्या है हमको खोजना पड़ेगा। जो मेरे सामने में जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, हिस्टोरियन बैठे हुए हैं और जो विद्वान बैठे हुए हैं, ये आपकी एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्या जो आज के दिन में कॉल्यूसिवनेस एलएसी और एलओसी पे चल रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकट्ठा बन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ये गठबंधन क्या 1947 22 अक्टूबर में भी था? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Meher Chand Mahajan, the day he took over as Prime Minister of Kashmir, पाकिस्तान गवर्नमेंट ASB शाह को भेजती है और वो आते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है जो कश्मीर इज़ फेसिंग, ये उसी समय उठाया जाएगा जब आप जो है कंसीड कर देंगे टू एक्सीड टू पाकिस्तान। तो मेहर चंद महाजन हैड जस्ट टेकन ओवर एंड ही सेड कि साहब आप जो है कम से कम इकोनॉमिक ब्लॉकेड तो उठाइए, फिर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जिन्ना साहब से पूछना पड़ेगा। फिर वो जिन्ना साहब से पूछते हैं और जिन्ना साहब ये फरमाते हैं कि साहब नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड देन ही थ्रेटन्स हिम कि भाई अगर आप 2-4 दिन के अंदर कंसीड नहीं करेंगे, और ये 12 अक्टूबर के आसपास की बात है, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो 22 तारीख को जो है वो सामने आ गया। एक तो ये है, और ये लोग जितने थे दे वर एक्चुअली सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ASB Shah was Joint Secretary in the Ministry of Foreign Affairs, he was Joint Secretary in the Ministry of Defense, he was DC पेशावर, और ये इस्कंदर मिर्ज़ा के साथ और जिन्ना साहब के साथ मिलके जितनी बलूचिस्तान में पैसे खर्चा कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कलात में जाके वो करते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कैसे क्या करना है, मानकी शरीफ पीर के साथ, वाना के जो पीर थे उनके साथ, जकोरी के पीर थे उनके साथ, ये सब बैठ के मतलब ऑल काइंड्स ऑफ निफेरियस एक्टिविटीज दीज फेलोज यूज टू डू, एंड दे वर ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सर्विस, माइंड यू। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली बीइंग जिसको कहते हैं पाले जा रहे थे, और उनका बाद में जो है वो जो करना था तो था ही। इसी तरीके से जॉर्ज कनिंघम साहब के बारे में, जो फिर बाद में गवर्नर बना के लाए गए, उनको लाने का परहैप्स मकसद ही यही था कि ये 3-4 चीज़ें जो हैं इस तरह की, ही विल डू द बिडिंग ऑफ द गवर्नर जनरल। एंड उनके जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। दे स्टार्ट एज सून एज ही जॉइन्स। यू रीड दोज फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स, स्पेशली ऑफ 3rd week of October, 4th week of October, तो उसमें यही वो लिखते हैं कि साहब कश्मीर के बारे में तो हमारी आपसे बात हो चुकी है, उसके बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं है। दे वर ऑल सो कॉल्ड टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स बीइंग सेंट। सो कश्मीर में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो जब कश्मीर का उन फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स में कोई जिक्र नहीं है, उसका एक ही मतलब हो सकता है कि कश्मीर में क्या करना था वो डिसाइडेड था, वो प्री डिसाइडेड था। और खान साहब को हटाना, मैं तो ये कहता हूं कि अगर खान साहब 15 अगस्त के बाद चीफ मिनिस्टर रहते, जो कि उनको रहना चाहिए था, भाई आफ्टर ऑल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और ऐसा नहीं था कि दी कांग्रेस और खुदाई आई मीन जो खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी। विद इन 1 week around 22nd of August, Jinnah had dismissed that government. तो अगर खान साहब रहते तो क्या ऐसा होता? Perhaps इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन खान साहब को तो हटा दिया गया। तो ये सब चीजें जो ब्रिटिशर्स ने की, और रॉब लॉकहार्ट को जो जॉर्ज कनिंघम ने चिट्ठी लिखी है, दैट चिट्ठी मेक्स इट वेरी क्लियर। उस चिट्ठी की एक फोटोकॉपी है हमारे पास,
और दैट चिट्ठी मेक्स इट वेरी क्लियर कि साहब जो है ये सब बाद में कहना कि नहीं साहब रॉय बूखर ने तो जाके जो है सबको बताया था और कैबिनेट में एवरीवन न्यू अबाउट इट। एक चीज़ और नहीं समझ आती कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेहरू जी को ये सब पता नहीं था। गिलगिट में जैसा अभी मेंशन किया 1 अगस्त को, you see before the agency was retroceded, how it was retroceded is an open fact in the sense that Nehru was also not being kept in the loop in the retrocession. Forget the others. I mean बलदेव सिंह जी को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। You know, Ministry of Defense may, except for the minister, all the top echelons of the bureaucracy were in the loop except the defense minister. तो ये सब चीज़ें तो ब्रिटिशर्स ने मिली भगत, और उसमें जो लॉर्ड इस्मे का जो रोल है वो भी जो है वो देखने लायक है। हाउ इस्मे एंड हाउ माउंटबैटन, एंड माउंटबैटन्स करियर was forever being backed by person like Churchill, because अगर चर्चिल नहीं होते तो पता नहीं माउंटबैटन जो है वो even he would have crossed the major rank kind of a thing in the navy. 2 दिन के बाद ऐसा लगता है कि शायद जो कुछ कहा जाना चाहिए था कह दिया गया है, सारी बातें हो गई हैं, कई बातें दोहरा भी दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ घाव ऐसे हैं जो कभी भरते नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के हित के लिए भरने नहीं दिए जाते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भरने भी नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर आज का जो विषय है 22 अक्टूबर 1947, तो केवल घाव नहीं, एक ऐसी गाथा, एक ऐसा सागा है जिसमें दुख भी है, पीड़ा भी है, आंसू भी हैं, कष्ट भी हैं, गुस्सा भी है, विवशता भी है, आत्मा को झकझोर देने वाली यंत्रणाएं तक हैं जब हम महिलाओं की चर्चा करते हैं, और पीढ़ियों तक इसको सालने वाली व्यथा है। और इसलिए आज जब 73 वर्ष हो चुके हैं इस घटना के, तो भी कई बार ऐसा लगता है कि यादें बिल्कुल ताज़ा हैं। ख़ासतौर से जो लोग इससे गुजरे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां बीत गई हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना हुआ, और उन ऐसे कुछ ऐसे हैं जो इसको याद भी नहीं करना चाहते लेकिन भूल भी नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो याद रखते हैं और जब मौका मिलता है तो उनकी ज़बान पे आ जाता है। पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसकी चर्चा करना भी आज की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह पूरा देश एक था, पूरा जम्मू कश्मीर एक था, सब मिलकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर रहे थे। आज के संदर्भ कुछ भी हो, नैरेटिव कुछ भी बन गए हों, 47 की स्थितियाँ अलग थीं। 47 की स्थिति में जो भी पार्टीज़ थीं, मुझे लगता है कि हमें 47-48 के कालखंड में जाकर सोचना होगा। आज की राजनीतिक विमर्श जो पिछले 4-5 दशकों में चला है उसको परे रख कर सोचना होगा। उस समय जनता थी, उस पर हमला हुआ था, और कल से हम चर्चा कर रहे हैं कि जनता के हाथ में, जिसके हाथ में लकड़ी थी उसने लकड़ी से सामना किया, जिसके हाथ में जो कुछ हथियार आ गया उससे सामना किया। जनता सीधी लड़ाई लड़ रही थी। दूसरा पक्ष था यहाँ के राजा, भारत में मिलने के लिए तय किया हुआ था। कई तरह की बातें चलती हैं, लेकिन आज का चर्चा नहीं है, का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आज इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये निश्चित है कि वो बहुत पहले से अपना निश्चय बना चुके थे, उस दिशा में काम कर रहे थे, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ तो जाने की तैयारी में नहीं थे, और इसलिए उनकी पूरी कोशिश थी कि उसका सामना किया जाए। तीसरी पार्टी उस समय के सबसे बड़े नेता, कश्मीर के सबसे पॉपुलर नेता शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कि वो जब तक उनके शरीर में खून की बूंद है तब तक द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में भरोसा नहीं करेंगे। तो मतभेद कहाँ है? और भारत तो जो भी राजनीतिक गतिविधियां रही हों, लेकिन अंत में 27 अक्टूबर को भारत की सेना आ जाती है और वो यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ती है। और इसलिए जो भी पक्ष थे 1947 में 22 अक्टूबर की बात करें, 27 अक्टूबर की बात करें, तो इस देश से जुड़े जितने पक्ष थे उनमें कोई मतभेद नहीं था। सब एक प्लेटफॉर्म पर थे, एक दिशा में थे, सबका दुश्मन एक था और सब उस हमले का सामना कर रहे थे।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आज के राजनीति के संदर्भ में हम उसका मूल्यांकन करें। इसका मूल्यांकन उसी संदर्भ में करना चाहिए जब जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज इस नेशनल सिंपोजियम और एग्जीबिशन का दूसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अशरफ टाक साहब हैं जो कि चीफ एडिटर हैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है आज। अशरफ साहब, आपका डिपार्टमेंट इस पूरे नेशनल सिंपोजियम में किस तरह से इन्वॉल्व है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवेंट है। इसके साथ वेरियस डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं, जिनमें नेशनल म्यूज़ियम है, यहाँ पर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम है, यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस भी है। इसमें हमारा फुल्ली टेक्निकल और बाकी जो सपोर्ट है वो है। तो इसमें ये देखिए कि जब एक्सेशन की बात आती है 1947 की, तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा भी गया है, काफ़ी कुछ सुना भी गया है, पढ़ा भी गया है। लेकिन एक बात है, एक बड़ी चीज़ एक महसूस की जा रही थी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि डिफरेंट वर्शंस हैं। जो पार लिखा गया, सरहद पार, वो भी हमारे सामने है। जो यहाँ पे लिखा गया और फिर जो यहाँ इंग्लिस्तान में लिखा गया वो भी हमारे सामने है। आज ये एक नेशनल सेमिनार के रूप से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि हुआ क्या था। जो वहाँ पे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उस वक्त थे, उन्होंने किस हद तक अपना रोल निभाया, वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जो कंट्री वाइड स्कॉलर्स हैं उनको दावत दी गई है। कुछ लोग तो फिज़िकली आए हैं, कुछ वर्चुअल मोड पे यहाँ पे हमें अपने जो ख़यालात हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। और इसमें ये बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट होगा जो बाज़ाब्ता बाद में छपेगा, जिसमें बाद में गुफ्तगू शनीद होगी, गुफ्तगू होगी, बहस मुबाहिसा होगा। इसके साथ जो बड़ी ही नादिर और नायाब चीज़ें हैं, मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको हम बैनामा अमृतसर भी कहते हैं, ये शायद पहली बार उसका जो एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे एग्ज़िबिशन में लगाया गया है। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर है, उसके बाद बल्तिस्तान से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें। तो नेचुरली ये हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी उससे मदद मिलेगी अपने जो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं आगे बढ़ाएं। और जो अब जो कहते हैं कि अब सच को आम करने का वक्त आ गया है, वो चीज़ें हैं। तमाम जो तबका है, फ़िक्र है, उनका सुनना है। और यही रिसर्च में, यही एकेडमिक्स में और यही तालीम में यही चीज़ें इनको आगे बढ़ाती हैं। मेमोरीज ऑफ 22 अक्टूबर 1947, इस टाइटल के तहत ये 2 दिन का सिंपोजियम और एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था। हमें उम्मीद है जो 2 दिन कोशिश की दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने, आप तक बराह रास्त भी हम पहुंचे और उसके अलावा हमने टीवी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई। और उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आपने पसंद फरमाई होगी। और जो स्पीकर्स ने यहाँ हकीकत बयां की, जो तवारीख यहाँ पर रिपीट हुई, आपने उसे सुना होगा, समझा होगा। और अब आप इस तवारीख को, इन हकीकत के पन्नों को अपनी नई पोत तक पहुंचाएंगे। उम्मीद यही है कि हकीकत हर किसी तक पहुंचे, जो कोशिश हम करते हैं वो हर किसी तक पहुंचे। इंशाल्लाह ऐसे किसी मोड़ पर आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।